हाँ तो नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार और निकाल लीजिए कॉपी और पेन। आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही नया, ज़बरदस्त, फैंटास्टिक और फेबुलस टॉपिक। और टॉपिक क्या, एक चैप्टर ही, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और ये आपकी बुक का बोले तो इकाई नंबर 2, मतलब आज की क्लास में इकाई 2 शुरू कर दिए हैं। और उस इकाई का नाम है धारा विद्युत। इकाई 2 का नाम क्या है? धारा विद्युत। तो मतलब जो अभी तक इकाई 1 में हमने देखा, जो हमारे आवेश थे, यानी जो हमारा आवेश था वो क्या था? स्थिर था। लेकिन अब आवेश स्थिर नहीं बैठेगा, बहुत हो गया उसका। अब कहेगा भाई मेरा भी चलने का मन कह रहा है। तो अब आवेश क्या करेगा? गति करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आवेश गति करेगा ना, वह एक नियत वेग से गति करने वाला है। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं धारा विद्युत यानी इकाई 2। और इकाई 2 में हम लोग अपने साइड बुक से 2 लेसन पढ़ने वाले हैं। साइड बुक से 2 लेसन पढ़ने वाले हैं, जबकि एनसीईआरटी के लेवल से केवल एक ही लेसन पढ़ने वाले। ठीक है, यानी अगर हम लोग साइड बुक फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 लेसन, और अगर एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी ने दोनों चैप्टरों को केवल एक चैप्टर में समेट दिया हुआ है। तो हम लोग दोनों चैप्टर को एक चैप्टर में नहीं समेटते हैं, हम लोग साइड बुक से टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो साइड बुक से पढ़ते रहेंगे। लेकिन हर एक टॉपिक आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल रही होगी, ये इतना आप लोग जा कर के मिला सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो रहेगी वह भाई क्या है कि आपका वैद्युत चालन यानी अध्याय नंबर 5, इकाई 2 अध्याय 5। अध्याय 5 का नाम क्या है? वैद्युत चालन। और उस वैद्युत चालन में आप लोग पहली हेडिंग डालेंगे वैद्युत धारा यानी विद्युत धारा क्या होती है। तो आज की हेडिंग क्या है? पहली दोस्तों, विद्युत धारा क्या है, वैद्युत धारा क्या है। ठीक है, पहले हम लोग वैद्युत धारा को समझते हैं। तो इससे पहले जितने भी चैप्टर पढ़ाए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग वो सब क्लास, उसे चाहे न्यूमेरिकल के हों चाहे थ्योरी के हों, वो सब आप लोग बहुत ही अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे। और अगर वो चीज़ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा तो उम्मीद है कि अब ये जो इकाई 2 शुरू हुआ है वह आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो आनंद लेने के लिए हो जाए तैयार। जब भी वीडियो को देखें कॉपी और पेन के साथ, ठीक है, और एक सुंदर सा नोट साथ में बनाते चलें। तो भाई लेटर स्टार्ट करते हैं वैद्युत धारा को समझने के लिए। तो विद्युत धारा क्या होता है दोस्तों, पहले हम लोग उसको समझते हैं। तो विद्युत धारा को ना आई से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? आई से। अरे सर डिफिनेशन बताए नहीं, आप डायरेक्ट बता रहे हैं आई से लिखा जाता है। क्या मानसा है आपकी? आप क्या चाहते हैं आज? अरे यार आज कुछ तूफानी करते हैं। आई बराबर क्या होता है? क्यू अपान टी। कक्षा 10 में पढ़ के आए हो ना? यस सर। आई बराबर क्या होता है? क्यू अपान टी। आई बराबर होता है दोस्तों क्यू अपान टी, जहाँ पे आई क्या है? विद्युत धारा है, क्यू क्या है? आवेश है, और टी क्या है? समय है। टी क्या है? समय। अब तो इसकी डिफिनीशन आप चुटकियों में बता देंगे। अब तो इसकी डिफिनीशन आप क्या करेंगे? चुटकियों में बताएंगे, चुटकियों में। तो यहाँ पे आपको डिफिनीशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। डिफिनीशन रट्टा अपुन नहीं मारेगा, अपुन क्या करेगा? समझेगा। ठीक है, अपुन को क्या करना है? समझना है, रट्टा नहीं मारना है। तो कैसे डिफिनीशन क्या हो जाएगी भाई? टी नीचे है उसे क्या बोलेंगे? एकांक। टी नीचे है उसे क्या बोलेंगे? एकांक। और एकांक, और टी क्या है? समय है। नीचे होता है तो एकांक बोलते हैं, और टी क्या है? समय है। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। वाह सर गजब, मजा आ गया। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और ये विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होती है? किसी चालक में होती है। अचालक में होती है? नहीं होती है। तो विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होगी? चालक में। तो अब डिफिनीशन क्या लिख दोगे कि किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। क्या मुझे डिफिनीशन लिखने की जरूरत है? लिखूं मैं? नहीं सर, क्या डिफिनीशन लिखेंगे? वो तो मैं ऐसे लिख लिया, किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। वाह कितनी प्यारी डिफिनीशन, प्यारी सी छोटी सी ना। अथवा करके लिख लो भाई, अथवा करके। और क्या एक डिफिनीशन और प्यारी सी सुन लो जरा, एक और प्यारी सी डिफिनीशन सुनते भाई क्या हो जाएगी वो कि आवेश, अच्छा टी जो नीचे होता है ना,
टी जो नीचे होता है उसको हम लोग दर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर भी बोलते हैं। अगर टी नीचे है उसको क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। तो क्यों क्या है आवेश? टी क्या है? दर। टी क्या है? दर है। तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ये दूसरी डिफिनीशन। तो दोनों में से चाहे दोनों लिख लो और अच्छी बात है। पहली डिफिनीशन, किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा हमने क्या बोला? किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब नीचे लिखना I बराबर क्यू अपान टी। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर क्यू अपान टी। ठीक है, अब मात्रक बीमा को देख लिया जाए। मात्रक बीमा को देख लिया जाए। ठीक भाई, चलो अब आते मात्रक। मात्रक इसका क्या होता है? मात्रक देखो भाई क्या हो जाएगा इसका। किसका मात्रक? ये विद्युत धारा का मात्रक। और किसका? ठीक है, आप विद्युत धारा देखो भाई, आवेश का मात्रक बच्चा जानता है। बच्चा जानता है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो पहला मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकेंड। इसी को मेरे भैया एम्पियर भी बोलते हैं। कूलाम प्रति सेकेंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर भी बोलते हैं। ये दोनों मात्रक किस पद्धति में हो गया? यम के यस बोलो या एस आई बोल दो। यम के यस या एस आई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? वह होता है कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। जबकि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? स्टेट एम्पियर होता है। स्टेट एम्पियर। ठीक है, ये किस पद्धति में है? सीजीएस पद्धति में है। ठीक है, ये किस पद्धति में है? सीजीएस पद्धति में है। तो विद्युत धारा क्या है? ये बढ़िया से समझ में आ गया, दिमाग में एकदम घुस गया होगा। ठीक है, निकालोगे तब भी नहीं निकलेगा। मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। एमकेएस बोलो या एसआई बोल दो। सीजीएस में क्या होता है? स्टेट एम्पियर होता है। अब सीजीएस और एमकेएस में क्या रिलेशन है उसको भी देख लें। यानी एक स्टेट एम्पियर में कितना एम्पियर होता है? लिख लो भाई, एक स्टेट एम्पियर। अच्छा मैं बोलूँ अगर स्टेट एम्पियर बड़ा है, स्टेट एम्पियर बड़ा है कि एम्पियर बड़ा है, तो यार कोई मूर्ख रहेगा वो भी बता देगा। कैसे? कि सीजीएस होता है छोटा, एमकेएस होता है बड़ा, है ना। सीजीएस होता है छोटा और एमकेएस होता है बड़ा। ठीक है, तो यानी एक स्टेट एम्पियर में 1/3 × 10⁻9 एम्पियर होता है। ठीक है, एक स्टेट एम्पियर में 1/3 × 10⁻9 एम्पियर होता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए भाई विद्युत धारा से संबंधित। अभी और भी हम लोग विद्युत धारा के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले चीज़ें इतना आप लोग नोट करो कि विद्युत धारा की 2 डिफिनीशन लिखो, विद्युत धारा का मात्रक लिखो। ठीक है, एक स्टेट एम्पियर में कितना एम्पियर होता है। अच्छा बीमा भी देख लेते हैं। हाँ सर बीमा बता दीजिए। बीमा तो भाई सब लोग जानते हो ना, बीमा पतन कितनी बार आ चुका है। क्लास 12 की फिजिक्स में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 4 चैप्टर यानी 4 अध्याय हुए हैं। 4 अध्याय में पतन कितनी बार आया विद्युत धारा का बीमा। वह बीमा क्या होता है भैया? बड़का ए होता है, ए फॉर एप्पल। बचपन याद आ गया, ए फॉर एप्पल। ठीक है, तो ए फॉर एप्पल यानी बीमा क्या होता है? कैपिटल ए होता है, लेकिन बड़का कोष्टक जरूर लगाना होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखो भाई, एक चीज़ और। क्या सर? यह जो है यह मूल राशि होती है। अरे सर ये मूल राशि होती है? सच में? हाँ भाई, यह कैसी राशि होती है? मूल राशि। कौन? विद्युत धारा। विद्युत धारा कैसी राशि होती है? मूल राशि होती है। 7 मूल राशियाँ होती है ना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो उसमें विद्युत धारा आया कि नहीं आया? तो विद्युत धारा कैसी राशि है? मूल राशि है। इसका मूल मात्रक क्या हुआ? एम्पियर। बीमा क्या हुआ? कैपिटल ए। एक और मात्रक क्या हुआ? कूलाम प्रति सेकेंड। इस स्टेट एम्पियर कौन सा मात्रक है? सीजीएस मात्रक है। एकदम जुबान पे एकदम रट डालो यार। ठीक है, एकदम आपको लगे एकदम आसान, एकदम मक्खन बना डालो। ठीक है, एकदम डर नहीं लगना चाहिए आपको फिजिक्स से। अब अगर इस तरीके से आप पढ़ रहे हो, एक चीज़ को बार बार सुन रहे हो, तब भी ना समझ में आए तो फिर समझो कोई स्क्रू ढीला हो रहा है, उसको कसने का प्रयास करो। ठीक है भाई, तो ये चीज़ रहा, आपने देख लिया विद्युत धारा क्या होती है। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं क्या कि जो विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा कैसी राशि है? यानी अदिश राशि है कि सदिश राशि है?
विद्युत धारा अदिश राशि है कि सदिश राशि है, ये इस पे थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे भाई मेरे प्यारे लोगों, विद्युत धारा जो है ना, विद्युत धारा जो अपनी है वह कैसी राशि है, वह कैसी राशि है, बोल दो भाई, वह अदिश राशि है। वह कैसी राशि है, अदिश राशि है। कुछ लोग सोच रहे हैं सर विद्युत धारा में दिशा होती है, विद्युत धारा में क्या होती है, दिशा होती है, फिर भी यह कैसी राशि हो गई, अदिश। ये कैसे सर, ये कैसे हम मान लें? भाई मानोगे कैसे नहीं, जब मैं बताऊंगा तो मानोगे क्यों नहीं? एकदम मानेंगे सर, आप बता देंगे, हम क्यों ना माने। तो मेरे भाई अगला पॉइंट आप लोग डाल करके लिख लो कि विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। अच्छा अदिश राशि है तो मान लिए, लेकिन क्यों अदिश राशि है इसको भी समझ लो। क्योंकि भैया काहे, क्योंकि जो विद्युत धारा है ना, क्योंकि विद्युत धारा जो सदिशों को जोड़ने का जो नियम है, सदिशों के योग का जो नियम है, उस नियम का पालन नहीं करता है। कौन? विद्युत धारा। विद्युत धारा सदिशों को जो जोड़ने का जो नियम है, उस नियम का पालन नहीं करता है। तो पालन नहीं करने की वजह से विद्युत धारा कैसी राशि है, पालन नहीं करने की वजह से विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश। अगर यही पालन कर लेता ना तो हो जाता सदिश। तो ये क्योंकि यह सदिशों के, किसके, सदिशों के योग के नियमों का, सदिशों के योग के नियमों का पालन नहीं करती है, विद्युत धारा अदिश। विद्युत धारा जैसे लग रहा है लड़की है, पालन नहीं करती है। जो भाई तुम लड़की लड़का कुछ भी समझो, ठीक है। विद्युत धारा बहती है, धारा बहता नहीं है ना, स्त्रीलिंग है, ठीक है। हाँ थोड़ा हिंदी मुझे आती है। तो आपने क्या देखा भाई, विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि इसमें दिशा तो होता है, वह दिशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा होती है। जो दिशा होती है ना, वह दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा होती है, ठीक है। वह दिशा इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा होती है। और जो विद्युत धारा है वह सदिशों के योग के नियमों का पालन नहीं करता है। अब सदिशों के योग का नियम क्या क्या होता है, ये सब यहाँ पे आपको सीखने की जरूरत नहीं है, केवल नाम सुन लो। अगर नाम सुनने में अच्छा लग रहा है ठीक है, दिमाग में रखो, नहीं तो 11 में पढ़े हो और 11 वाली चीज़ 12 में कहाँ याद है, 12 वाली तो याद ही नहीं हो रही है, 12 वाली तो याद ही नहीं हो रही, 11 वाली कहाँ से याद हो। तो कोई बात नहीं याद है तो कोई बात नहीं, नाम तो सुने रहो। अगर कोई पूछ ले सदिशों को जोड़ने का नियम कौन कौन सा है तो क्या बताओगे, ठीक है। एक त्रिभुज विधि होता है और एक समांतर चतुर्भुज विधि होता है। तो त्रिभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि दोनों में से, यानी जो दोनों ये नियम हैं, इन नियमों का पालन नहीं करता है, इसीलिए विद्युत धारा कैसी राशि है, ये विद्युत धारा अदिश राशि हो जाती है, ठीक है। चलो भाई अगला पॉइंट विद्युत धारा के विषय में, और विद्युत धारा के विषय में और चीजें सीखते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को प्रतीक चिन्ह, विद्युत धारा को कोयल प्रतीक चिन्ह, विद्युत धारा को प्रतीक चिन्ह। अब देखो भाई, जैसे मान चलो कोई तार है, वाह सर ये तार है कि रेखा है, तार मानो यार, मानने में क्या दिक्कत है, ठीक है। मैं बना रहा हूँ रेखा लेकिन मानो तार, ठीक है। ये कोई तार है, इस तार में अगर धारा इधर की बह रही है तो तीर इधर लगा दो, धारा इधर की तरफ बह रही है तो तीर इधर लगा देते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई तार है, तार में धारा जिस दिशा में बहती है उस दिशा में उसके ओर तीर लगा दिया जाता है, उसकी ओर क्या कर दिया जाता है, तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, विद्युत धारा को प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये बतिया समझ में आ गई ना कि ये हमने कैसे बताया, विद्युत धारा को प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा के बारे में जो चीज़ें चल रही हैं, मज़ा आ रहा है ना, एकदम मज़ा लो भाई, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। एक आध पॉइंट और 2-3 पॉइंट होना चाहिए विद्युत धारा के विषय में। चलो भाई समझो जरा, अगला पॉइंट क्या होना चाहिए। अगला पॉइंट देखो भाई ये है कि विद्युत धारा तभी बहेगा जब तक विभव रहेगा। विभव नहीं, विभव मतलब बैटरी, बिना बैटरी के विद्युत धारा बहेगी, बिना लाइट के बल्ब जलता है नहीं सर।
तो वही चीज़ यानी विभव, विभव मतलब बैटरी, यानी बिना विभव के विद्युत धारा की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर का होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं भाई? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए चाहता मैं ये सब पॉइंट केवल बोल देता, ठीक है, लेकिन मैं इसीलिए लिख दे रहा हूँ ताकि जब यहाँ पे लिखा रहेगा ना तो तुम लोग जो बहुत आलसीपन दिखते हो तो आलसीपन नहीं दिखाओगे, मेरे साथ साथ मजबूरी में लिखोगे। ठीक है, नहीं कहते अरे छोड़े सर बोल दिए क्या लिखे, नहीं लिखना है। ठीक है, जब चीज़ें लिखी रहोगे तब वो चीज़ें पढ़ने का ना दोस्तों मज़ा ही कुछ और होता है, वो मज़ा कुछ और है। अगर आपकी कॉपी में रहेगा, कॉपी में जब है ही नहीं है तो कहाँ पढ़ोगे? ठीक है, किताब कौन पढ़ने जा रहा है? किताब किसी के पास पढ़ने के लिए समय ही नहीं है, न्यूमेरिकल लगाने का समय मिल ही नहीं रहा, किताब कहाँ से पढ़ेंगे? तो आप लोग अगर समय है तो किताब पढ़िए, नहीं समय मिल पा रहा है तो सुंदर सा जो नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स का दोस्तों जरूर अध्ययन करिए। क्यों? क्योंकि आपको अपने माँ बाप के सपनों को उजागर करना है, उनके सपनों को बहुत दूर तक ले जाना है, तो आपको भाई चीज़ें पढ़नी पड़ेगी और करनी पड़ेगी, तो आप करिए मन से। ठीक है, तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या होना चाहिए भाई? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर का होना आवश्यक है ना, विभवांतर का होना आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। अच्छा, ये जो विद्युत धारा है, अगर विभवांतर मतलब विभवों में अंतर, विभवांतर मतलब विभवों में अंतर, विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर होता है उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। है ना, डिफिनीशन पढ़े गए, पहले से पढ़े हैं ना, एकदम सर पढ़े हैं। ठीक है, तो अब ये जो विभवांतर अगर रहेगा, उस विभवांतर में जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी हमेशा उच्च विभव से निम्न की ओर, हमेशा उच्च से निम्न की ओर। कौन? विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर का होना आवश्यक है। विद्युत धारा, जो विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा सदैव, सदैव मतलब हमेशा, हमेशा विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से, क्या भैया? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक है, क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा सदैव क्या होती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या होती है भाई? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। ये बात आपको समझ में आ गई। एक आध पॉइंट और देख लेते हैं ना, एक आध पॉइंट और देख लेते हैं भाई। क्या देख लेते हैं? अच्छा, एक बढ़िया पॉइंट, एकदम मज़ेदार पॉइंट। क्या मज़ेदार पॉइंट सर? देखिए भाई, जो विद्युत धारा होती है ना, जो विद्युत धारा होती है वह धन आवेश के चलने की दिशा में, विद्युत धारा धन आवेश के चलने की दिशा में होती है, जबकि ऋण आवेश के चलने की विपरीत दिशा में होती है ना मजेदार पॉइंट? इसको नोट करो भाई, मजेदार पॉइंट को नोट करिए भाई। क्या? कि विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा सदैव, विद्युत धारा सदैव धन आवेश के चलने की दिशा में, धन आवेश के चलने की दिशा में, चलने की दिशा में, जबकि ऋण आवेश के, जो ऋण आवेश रहेगा, ऋण आवेश बोले तो इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेश बोले तो इलेक्ट्रॉन, जबकि ऋण आवेश के विपरीत दिशा में होती है। ऋण आवेश के क्या होती है? विपरीत दिशा में होती है। कौन? विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा किधर प्रवाहित होती है? धन आवेश की दिशा में और ऋण आवेश के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो भाई मजा आ गया ना, समझ में आ गया एकदम बढ़िया तरीके से कि जितनी चीज़ें हमने लिख रहे हैं और समझा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आते भाई एक पॉइंट और देखते हैं। एक पॉइंट ये देखते हैं भाई, देखो ठोस हमारे जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये जो ठोस होता है, जो सॉलिड होता है, केवल ठोस में ही मेरे दोस्तों, जो ठोस होता है उस ठोस में
विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इस बात को भी लिख लिया जाए सर, नोट पॉइंट कर लिया जाए भाई क्या कि ठोसों में विद्युत धारा, ठोसों में यानी सॉलिड में, ठोसों में जो ठोस होता है उस ठोस में विद्युत धारा, उस ठोस में विद्युत धारा किसके कारण, इलेक्ट्रॉन बोलो, इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो अपनी कक्षा छोड़ करके स्वतंत्र होकर के क्या करते हैं, विचरण करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। ठीक है, तो तुम भी ऐसे स्वतंत्र होकर के पढ़ाई करो। ठीक है, तो क्या भाई ठोसों में विद्युत धारा क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है, के कारण प्रवाहित होती है। जबकि ठीक है, अच्छा भाई देख रहा हूँ मैं, यहाँ आपका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, पता चला कि मैं वहाँ पे छापते गया और तुम लोग को दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, ये चीज़ मैं देख लेता हूँ एक बार, आपको दिख रहा है कि नहीं दिखेगा, हाँ भाई दिखेगा तो दिखेगा तो। ठीक है, यानी ठोसों में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, जबकि क्या सर, जबकि गैस यानी जबकि द्रव तथा गैसों में, जबकि द्रव तथा गैसों में जो द्रव या गैस रहेगा, गैसों में जो विद्युत धारा होगी, गैसों में विद्युत धारा, ठीक है, द्रव रहेगा या तो गैस रहेगा, उनमें जो विद्युत धारा होगी वहाँ धन आवेश और ऋण आवेश दोनों, ठीक है, धन तथा ऋण आवेश, ठीक है, यानी धन तथा ऋण दोनों, धन तथा ऋण दोनों आवेशों के कारण, दोनों आवेशों और धन तथा ऋण दोनों रहता है ना, उसे बोलते हैं आयन। तो धन तथा ऋण दोनों यानी आयनों के कारण होती है, आयनों के कारण होती है, आयनों के कारण होती है। ठीक है, तो हमारे साथ आप लोग भी इस पॉइंट को भाई नोट करेंगे। मज़ा आ गया ना विद्युत धारा पढ़ने में। विद्युत धारा क्या है, किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इस एक और डिफिनेशन बताया, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर क्यू अपान टी, मात्रा क्या हो गया, कूलम प्रति सेकेंड या एम्पियर, स्टेट एम्पियर। एक स्टेट एम्पियर में 1/3 × 10⁻9 एम्पियर होता है। मज़ा आ गया एकदम सर। ठीक है, और उसके साथ हमने क्या बताया, विद्युत धारा मूल राशि है, इसका मात्रक, इसका बीमा क्या होता है, कैपिटल ए होता है, लेकिन बड़े ब्रैकेट में। ये तो जमाने की बात है सर, अब हम लोग क्लास 11 से सीख रहे हैं कि बीमा जो है हमेशा बड़का ब्रैकेट में लिखा जाता है। अच्छा, उसके बाद हमने आपको क्या बता दिया कि विद्युत धारा जो होती है वह सदिशों के योग के नियमों का पालन न करने की वजह से विद्युत धारा अदिश राशि होती है। विद्युत धारा को चिन्ह प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगा जब विभवांतर होगा, और विभवांतर मतलब क्या हो गया, विभव में अंतर। और विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, अगर विभव रहेगा तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और अगर भाई धन और ऋण आवेश हैं तो धन आवेश की दिशा में और ऋण आवेश के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। कौन, विद्युत धारा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा कि जो ठोस है, ठोस द्रव गैस 3 होते हैं। ठोसों में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण, और कौन से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। जबकि द्रव तथा गैसों में विद्युत धारा जो होती है धन तथा ऋण दोनों यानी आयनों के कारण होती है। ठीक है, इतनी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से, मज़ेदार तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहा होगा। इतनी चीज़ों को नोट करिए, फिर आगे हम लोग आपको लिवा चलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इतना चीज़ नोट करने के बाद हम लोग क्यों ना एक एम्पियर की डिफिनीशन को सीख लेते हैं कि एक एम्पियर की डिफिनीशन क्या होती है। देखो भाई, एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन होती है। क्या होती है, एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन होती है। तो स्टैंडर्ड डिफिनीशन जो एम्पियर की है वह अभी हम यहाँ पे नहीं सीखेंगे, ठीक है, आगे चल के सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे कैसी डिफिनीशन सीखने वाले हैं, जरा इसको देखो भाई, इसको जरा देखो। ठीक है, इसको जरा देखो। आपने अभी पढ़ा आई बराबर क्यू अपान टी, यही पढ़ा ना, आई बराबर क्या पढ़ा, आई बराबर क्यू अपान टी। आई क्या है, विद्युत धारा है, टी क्या है, समय है, क्यों क्या है, आवेश है, क्यों क्या है, आवेश है। मान लेता हूँ भाई कोई चालक है और उस चालक में जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा क्या है, 1 एम्पियर है। यदि आई बराबर 1 एम्पियर, आई बराबर क्या, 1 एम्पियर तथा
टी बराबर 1 सेकेंड हो, आई बराबर क्या हो 1 एम्पियर हो, और टी बराबर क्या हो 1 सेकेंड हो। ठीक है, अच्छा सर टी बराबर 1 सेकेंड हो, तब अब देखो क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और भाई, आई बराबर क्यू अपान टी, इसी में क्यू बराबर यन्नी होता है कि नहीं, क्यू बराबर यन्नी होता है कि नहीं, एकदम सर होता है। तो क्यों ना आई बराबर हम लोग यन ई अपान टी लिख देते हैं, आई बराबर यन्नी अपान टी। सर आपने क्यू की जगह पे यन्नी कैसे लिख दिया, अरे यार नहीं पढ़े हैं, क्यू बराबर यन्नी, बस वही आई बराबर यन्नी अपान टी। अब अगर आई बराबर 1 एम्पियर और टी बराबर 1 सेकेंड रख दिया जाए, आई बराबर 1 एम्पियर और टी बराबर 1 सेकेंड रख दिया जाए, तब क्या हो जाएगा, आई की जगह पे 1, ठीक है, यन ई बटा टी की जगह पे 1, यानी आपको यन ई बराबर क्या मिला 1 मिल गया। तो यन बराबर 1 बटा ई, 1 बटा ई मतलब 1 बटा 1.6 गुणे 10 की घाते -19, निचवा दशमलव हटाना है, निचवा दशमलव हटाना है, जीरोवा कहाँ बढ़ा देंगे ऊपर, ऊपर यानी 10/16 गुणे 10 की घाते 19। भाग देने में दिक्कत परेशानी हो रही हो तो एक ठो उधार लेकर के इसको 18 बना दो, अब 16 लिख दो, अब भाग दोगे 6.25, ये दशमलव है 6.25 गुणे 10 की घाते 18। बड़ी तेज बताए ना, ये पुराने ज़माने में हम लोग सीखे, मतलब पहले चैप्टर में सीखे हैं ना, पहले चैप्टर में सीखे, इसलिए बहुत तेज बता दिए। तो यहाँ पे हमने क्या बता दिया आपको कि यन बराबर 6.25 गुणे 10 घाते 18। सर ये आप परिभाषा किसकी बता रहे थे, बताए कहाँ चले जा रहे हैं भैया, जरा सुनो तो, सुनो मैं कहाँ बताने जा रहा था आपको कि अब देखो कोई चालक है, उस चालक में अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, कोई चालक है, उस चालक के मान चलो भाई ये चालक हो गया, इस चालक के 1 सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक मतलब अगर 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो। मेरी बातों को ध्यान सुनो, अभी आपको 1 एम्पियर की डिफिनेशन समझ में आ जाएगी। हालांकि ये चीज़ तो आपको पहले से याद है कि ये चीज़ क्या है भाई, ये चीज़ ये है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही ना 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन, यही होते ना, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन, ये आपको पहले से याद है, कोई बात नहीं, वहाँ वो चीज़ रखे रहो। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ आपको, एम्पियर की परिभाषा, क्या बताने वाला हूँ, एम्पियर की परिभाषा। यानी ये कोई चालक हो गया, यदि किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 सेकंड में, यदि किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 सेकंड में 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, तब उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। वाह सर गजब, ये एक एम्पियर डिफिनेशन है कि मजा आ गई है। फिर से बार देखो, यदि किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, चालक में ही तो आवेश प्रवाहित होगा, विद्युत धारा चालक में ही प्रवाहित होगी, यदि किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 सेकंड में 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, तब उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। उसमें बहने वाली धारा क्या होती है, 1 एम्पियर होती है। तो दोस्तों हमने 1 एम्पियर की डिफिनेशन भी बता दिया, ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, उम्मीद है इतना चीज़ें सब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। और आते भाई इस पर पे, इस जो हमने पढ़ा हुआ है ना, इस पर छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल लगाते हैं, और वो न्यूमेरिकल आपके बुक से थोड़ा सा हट के रहने वाला है, आपकी बुक से थोड़ा सा हट के रहने वाला है। और जब हम लोग अलग से बुक का न्यूमेरिकल तो बताएंगे ही, अलग से बुक का न्यूमेरिकल बताएंगे ही, लेकिन आप लोग नोट्स के साथ साथ ये जो न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, वो न्यूमेरिकल आपके नोट्स कॉपी में दोस्तों जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो न्यूमेरिकल बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा भी। जब न्यूमेरिकल अभी जब मैं लिखूंगा तो आपको लगेगा भी हाँ न्यूमेरिकल है मज़ेदार। ठीक है, तो मज़ेदार रहेगा न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल को छोड़ना नहीं है, उसकी खोपड़ी में छेद करके रहना है। ठीक है, तो भाई इतना पहले आप लोग नोट कर लो, फिर मैं न्यूमेरिकल आपके सामने रख रहा हूँ। हाँ देखो भैया, हमने एक प्यारा सा न्यूमेरिकल लिखा हुआ है ना, ठीक है, और वो न्यूमेरिकल अभी आप जब मैं लगाऊंगा ना तो कहोगे सर विद्युत धारा में कहाँ से आ गया ये अवकलन समाकलन। ठीक है, अवकलन समाकलन आ जाएगा। देखो जरा कैसे कैसे भैया, यदि किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश, कोई परिपथ है, उस परिपथ में प्रवाहित आवेश Q का मान दिया हुआ 6t² + 3t + 3 कूलम हो, तो t बराबर 2 सेकेंड में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। t बराबर 2 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अभी जो मैंने आपको सूत्र बताया है, सिर्फ और सिर्फ सूत्र बताया है I बराबर Q अपान टी। हमने यही बताया ना, I बराबर Q अपान टी, यही बताए हैं, इसके अलावा और कोई सूत्र बताए हैं नहीं बताए हैं। ठीक है, बाकी Q बराबर यन्नी तो होता ही है। ठीक है, वो तो पहले से हम लोग जानते थे। अब इसको अवकलन रूप में कैसे लिखेंगे, अरे ये सर अवकलन समाकलन से डर लगती है,
अवकलन रूप में, भैया डरो मत, देखो जरा कैसे अवकलन रूप में कैसे लिखेंगे इसको। आई बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपान डी टी। आई बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपान डी टी। अवकलन रूप में हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। आई बराबर डी क्यू अपान डी टी, आई बराबर डी बटा डी टी, और क्यू की जगह पे जो मनवा दिया है बहुत बड़ा वाला 6t² प्लस 3t प्लस 3। ठीक है, अब देखो जरा ये डी टी इसके मतलब 3 पद है कि नहीं, 3 पद है कि नहीं, देखो 1 2 3, मतलब ये डी टी जो है तीनों पदों में हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे आई बराबर डी बटा डी टी 6t² प्लस डी बटा डी टी 3t प्लस डी बटा डी टी 3। हुआ कि नहीं भाई, हमने क्या कर दिया, जो डी बटा डी टी है 3 पद है, तीनों को तो मिलेगा, कोष्टक कहाँ लगा हुआ है ताकि तीनों को मिले। ठीक है, एकदम सर मजा आ गया। अब देखो भाई क्या हो जाएगा, 6 कांस्टेंट पद है, अवकलन हो या समाकलन याद रख लो, अवकलन हो या समाकलन कांस्टेंट पद को कर लिया जाता है बाहर, अवकलन हो या समाकलन कांस्टेंट पद को कर लिया जाता है बाहर। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है ना है कौन, 6 हो जाएगा बाहर, डी बटा डी टी टी स्क्वायर प्लस डी 3 है कांस्टेंट पद 3 है, 3 हो जाएगा बाहर, बचेगा टी। और यहाँ पे टी तो है ही नहीं है, केवल 3 है, यानी केवल कांस्टेंट पद है, और कांस्टेंट पद का अवकलन सर आपने बताया 0 होता है, तो ये तो 0 बताया तो 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे आई बराबर 6 डी टी स्क्वायर का अवकलन 2t। वाह गजब भाई, आप लोग मेहनत कर रहे हो। टी का अवकलन क्या होता है 1, और 0 मतलब कुछ नहीं है, तो क्या उसको लिखने से मतलब है। तो आई बराबर 6 दूनी 12t प्लस 3, लेकिन हमको क्वेश्चन वाला पूछा है टी बराबर 2 सेकेंड पर, तो टी बराबर 2 सेकेंड पर ले लो भैया, टी बराबर 2 सेकेंड पर, टी बराबर 2 सेकेंड पर, यानी जहाँ टी है ना वहीं पे का रख देना है, वहीं पे 2 रख देना है। 12 गुणे 2 प्लस 3, 12 गुणे 2 प्लस 3, 12 दूनी 24, 24 3 27। आई है, आई का सर आपने मात्रक बताया है एम्पियर लिखो, चाहे कूलाम प्रति सेकेंड लिखो, कौन लिखने जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड, मुझे तो एम्पियर अच्छा लगता है, मैंने एम्पियर लिख दिया। ठीक है, तो भाई ये रहा विद्युत धारा का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट पर एक प्यारा सा फैंटास्टिक न्यूमेरिकल। उम्मीद है कि भाई ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को भाई थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो, ठीक है ना, थोड़ा शेयर किया करो, ज़्यादा नहीं। ठीक है, थोड़ा शेयर करोगे तो धीरे धीरे अपना परिवार बढ़ता जाएगा। जब परिवार धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा तो जो अपनी मेहनत है ना, वो जो पसीना देख रहे हो ना, ये पसीना और तेज़ी से बहेगा, और जितना पसीना आप मेरे साथ अगर बहाना शुरू कर दोगे तो फिर आप को भाई पास होने से ही नहीं, आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। बस मेरे साथ जैसे मैं पसीना बहा रहा हूँ, आप भी पसीना बहाइए। जब पसीना बहाएंगे तो आपको पास होने से नहीं, कोई टॉप करने से नहीं रोक सकता। तो भाई आप बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, खूब खुश होकर के, एंजॉय होकर के अपनी लाइफ को जिए। ठीक है, और मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे बहुत सारे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय बाय।